से उतार लिया है यहाँ तक। आगे देखें, डीम्ड इनकम से डीम्ड डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी, डीम्ड डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी, हाँ जी, डीम्ड डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी 20,000। LIC से मिले, LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम पेड बाई द कंपनी 10,000। 20 और 10 कितना हो गए, 30,000। Received up to accumulated profit 22,000 और 8,000 का ये नॉर्मल डिविडेंड, तो 22,000 का ये प्लस 8,000 का नॉर्मल, 22 तो 8 30,000, तो ये आ गया नील। इसके इनकम हो गए नील। ठीक है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 22,500, 22,500 का फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है 18,000। 18,000 का विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है विद टाटा सर्विस लिमिटेड, टाटा 12,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू NSS, टू NSS से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से मिले 12,000। अगले और मिले इंटरेस्ट ऑन 10-year कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 5-year रिलीफ बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं। सबका टोटल लगा दें तो ये टोटल देखें इनका 45,000 प्लस 6 लाख प्लस 22,500 प्लस 18,000 प्लस 12,000
प्लस 22,000 7,09,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, निकाल लो इन सबको। पहले इसको उतार लीजिए, ये है। उसके बाद अगला उतार लीजिए। और आज से हम आपको डीम्ड इनकम्स के बारे में बताएंगे। इधर का उतार लीजिए दूसरा। हाँ तो छात्रों उतार लिया हुआ आप सभी ने। अगला चैप्टर देखें, डीम्ड इनकम। ठीक है छात्रों, डीम्ड का मतलब होता है मानी गई आय। कुछ आय ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे नाम पर हस्तांतरित कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी वह
हस्तांतरण करने वाले के नाम ही मानी जाती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हम इंडिविजुअल्स इनकम्स को कैलकुलेट करेंगे, व्यक्तियों की कराए। तो पहले आप मानी गई आयों के बारे में समझ लें। कुछ आयें ऐसी होती हैं जो कर बचाने के उद्देश्य से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम हस्तांतरित कर दी जाती है। भारत में आयकर का ढांचा इस प्रकार का है कि आय के बढ़ने के साथ साथ कर का दायित्व भी बढ़ता चला जाता है। इसे बढ़ती हुई दर से कर, प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है। कर की इस विशेषता के कारण या तो व्यक्ति कमाना बंद कर दे या करदाता अपनी आय को अपने पारिवारिक सदस्यों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है जिससे संपूर्ण आय पर कर का भार कम हो जाता है। इस प्रकार से कर बचाने के तरीके को कर अपवंचना यानी टैक्स एविजन कहते हैं। इस अपवंचना को रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 60 से 65 तक कुछ प्रावधान दिए गए हैं। या तो कानूनी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई जो दूसरों के नाम आय को व्यवस्थित किया है या तो उसे कानूनी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किए या केवल आय बचाने के लिए या कर बचाने के लिए ही व्यवस्थित की गई है। तो संक्षेप में कह सकते हैं ऐसी आय जो कर बचाने के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित कर दी जाती है, ऐसी आयों को हस्तांतरणकर्ता की आय ही मान लिया जाता है और इन्हें मानी गई आय कहा जाता है। ये आय कुछ निम्न प्रकार से। नंबर 1, संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति से होने वाली आय को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है लेकिन उस संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता है तो इस प्रकार की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित कहा जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को खंडनीय हस्तांतरण किया है तो ऐसी संपत्ति से उस अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में सम्मिलित कहा जाएगा। नेक्स्ट है जीवन साथी की आय, इनकम ऑफ स्पाउस। जीवन साथी से आते पुरुष करदाता के लिए उसकी स्त्री और स्त्री करदाता के लिए उसके पति से है। निम्नलिखित दशाओं में एक व्यक्ति की आय उसके जीवन साथी की आय में जोड़ी जाती है। कौन कौन सी दशाएं हैं? नंबर 1 है सार्वनिहित। सार्वनिहित के कारण जीवन साथी को प्राप्त वेतन, कमीशन आदि की आय यदि किसी व्यक्ति ने किसी संस्था में सार्वनिहित है व इसी संस्था से उसके जीवन साथी को कोई वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक मिलता है तो ये समस्त आय प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य न होकर उसके जीवन साथी जिसकी संस्था है में सार्वनिहित के लिए कर योग्य होगी।
नेक्स्ट, जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी पति या पत्नी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के करता है, बिना प्रतिफल का मतलब बदले में उचित मूल्य होना चाहिए, तो बिना प्रतिफल के ही हस्तांतरण करता है, तो ऐसी संपत्ति को से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 64(1)(4) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नंबर 1, यदि संपत्ति का हस्तांतरण विवाह से पूर्व किया गया हो, यदि संपत्ति का हस्तांतरण पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल लेकर किया गया है, यदि प्रतिफल का भुगतान पत्नी ने किया है तथा इसे स्वयं की बचत जिसे स्त्री धन कहा जाता है, स्त्री धन में स्वर्जित आय, अपने माता पिता से दहेज में प्राप्त संपत्ति, उक्त संपत्तियों से अर्जित संपत्ति तथा पति द्वारा पत्नी को जेब खर्च के लिए दी गई राशि से बची हुई राशि यानी पिन राशि को सम्मिलित किया जाता है। यदि आय प्राप्ति के दिन हस्तांतरणकर्ता व हस्तांतरित ट्रांसफरे के मध्य पति पत्नी के संबंध स्थापित न हो, अर्थात संबंध विच्छेद हो चुका हो, यदि संपत्ति का हस्तांतरण पति पत्नी के मध्य पृथक रहने के अनुबंध के अंतर्गत किया गया हो, हस्तांतरणकर्ता में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण भी सम्मिलित होता है। यदि 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हैं कि वे एक ही व्यवहार के भाग हैं, तो इसे जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय मानेंगे। उदाहरण के लिए ए ने श्रीमती बी को 20,000 रुपये दिए तथा बी ने 20,000 रुपये मूल्य की कोई संपत्ति श्रीमती ए को हस्तांतरित कर दी। यह व्यवहार ए द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती ए को तथा बी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती बी को किया गया एक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण है। हस्तांतरित संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति को प्राप्त करने पर यदि हस्तांतरित संपत्ति का रूप परिवर्तित हो जाए तो परिवर्तित संपत्ति हस्तांतरित संपत्ति का स्थान ले लेगी। उदाहरण के लिए श्री ए ने 5 लाख रुपए के 10% सरकारी प्रतिभूतियां अपनी पत्नी श्रीमती ए को हस्तांतरित कर दी। 2 वर्ष पश्चात श्रीमती ए ने इन प्रतिभूति को बेचकर प्राप्त प्रतिफल की राशि से एक मकान खरीद लिया। इस स्थिति में जिस प्रकार प्रतिभूति की आय श्री ए की आय में सम्मिलित की जाती थी, उसी प्रकार इस मकान से होने वाली आय भी श्री ए की ही आय में शामिल की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हस्तांतरणकर्ता को सभी लाभ मिलेंगे। इन परिस्थितियों में हस्तांतरित संपत्ति से आय को गणना यह मानते हुए की जाती है कि जैसे कोई हस्तांतरण हुआ ही नहीं है तथा ऐसी आय के संबंध में हस्तांतरणकर्ता को भी सभी कटौतियां, हानियों की पूर्ति, छूट तथा राहतें आदि प्राप्त होंगी। ऐसी आय से आय संपत्ति गृहीता की ही मानी जाएगी। यदि हस्तांतरित संपत्ति में कोई वृद्धि हो जाती है अथवा हस्तांतरित संपत्ति की आय से कोई नई संपत्ति खरीद ली जाती है, तो ऐसी संपत्ति
से होने वाली आय प्राप्तकर्ता की आय ही मानी जाएगी, न कि हस्तांतरणकर्ता की। क्योंकि धारा 64(1)(4) का यह नियम केवल मूल संपत्ति के लिए ही है। अगला है पुत्र वधु को हस्तांतरित संपत्ति से आय। यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल के 1 जून 1973 या उसके पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी संपत्ति का पुत्र वधु को हस्तांतरण कर देता है, तो ऐसी हस्तांतरित संपत्ति से पुत्र वधु को होने वाली आय आयकर दाता की आय में ही जोड़ी जाएगी। पुत्र वधु को हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में अन्य प्रावधान भी हैं। यह आवश्यक है कि पुत्र वधु अथवा ससुर अथवा सास का संबंध संपत्ति के हस्तांतरण के समय एवं आय के अर्जन के समय कायम होना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट है कि शादी से पूर्व एक करदाता अपनी भावी पुत्र वधु को किसी संपत्ति का हस्तांतरण करने पर उक्त नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अगला है अवयस्क बच्चे की आय, इनकम फ्रॉम माइनर चिल्ड्रन। किसी अवयस्क बच्चे को प्राप्त हुई आय को उसके माता पिता की आय में सम्मिलित किया जाता है। अवयस्क बच्चे की आय उसके माता अथवा पिता में से जिसकी कुल आय अधिक होगी उसी की आय में जोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ माता पिता के मध्य विवाह विच्छेद हो गया है अथवा तलाक हो गया है, तो ऐसी दशा में बच्चे की आय को उसके पालन कर्ता माता अथवा पिता में से किसी एक की आय में शामिल किया जाएगा। निम्न परिस्थितियों में धारा 64(I) में के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि अवयस्क बच्चा पूर्णतः अंधा है या पागल है या स्थायी विकलांगता से ग्रसित है। यदि अवयस्क बच्चे द्वारा विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, चातुर्य या प्रतिभा का उपयोग करके आय को उसने अर्जित किया है। यदि अवयस्क बच्चे द्वारा शारीरिक कार्य करके आय कमाई है, यदि अवयस्क पुत्री विवाहित है, वहां भी ये नियम लागू नहीं होंगे। अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में कर से मुक्ति, जब किसी करदाता की आय में धारा 64(I) के प्रावधानों के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे की आय जोड़ी गई है, तो उस दशा में ऐसी करदाता प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय के लिए 1500 रुपया या उस बच्चे की करदाता की आय में जोड़ी गई है आय की राशि इनमें से जो भी कम हो कि कर मुक्ति पाने का अधिकारी होगा। अवयस्क बच्चों में गोद लिया हुआ बच्चा तथा सौतेला बच्चा, स्टेप चाइल्ड भी सम्मिलित है, लेकिन अवैध बच्चा, इलीगल चाइल्ड सम्मिलित नहीं है। अवैध बच्चा का तात्पर्य आप समझते ही होंगे। सामान्यतः अवयस्क बच्चे की आय में एक बार माता अथवा पिता जिसकी भी आय में शामिल कर ली जाए, भावी वर्षों में भी उसी माता अथवा पिता की आय में शामिल की जाएगी। यदि ऐसा परिवर्तन आयकर अधिकारी की राय में उचित हो तो आयकर अधिकारी इसमें परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है। अवयस्क बच्चे की आय
को तब तक माता पिता की आय में सम्मिलित किया जाएगा जब तक बच्चा अवयस्क है। वयस्क होने के बाद ऐसे आय बच्चे की आय ही मानी जाएगी। जिस गत वर्ष में बच्चा वयस्क हो जाता है उस गत वर्ष की संपूर्ण आय बच्चे की आय ही मानी जाएगी। बच्चे शब्द में पुत्र अथवा पुत्रियां सम्मिलित हैं। पोते पोतियां, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी आदि सम्मिलित नहीं होंगे। यदि अवयस्क बच्चे की स्वर्जित आय का विनियोग किया जाता है तो ऐसा विनियोग से अर्जित आय उसकी अवयस्क आय नहीं मानी जाएगी। इसे नियमानुसार माता पिता की आय में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद चर्चा करते हैं व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तांतरित संपत्ति की आय। यदि किसी करदाता द्वारा बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति का हस्तांतरण अपने जीवन साथी के तत्काल या स्थगित लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरित की गई संपत्ति से उत्पन्न आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में उक्त लाभ की सीमा तक शामिल किया जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार को पारिवारिक संपत्ति से आय। यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 1960 के पश्चात अपनी स्वयं की संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार को बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल के संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है तो इस प्रकार हस्तांतरण की गई संपत्ति को परिवर्तित संपत्ति माना जाएगा तथा ऐसी परिवर्तित संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाएगी। अन्य मानी गई इनकमें। कुछ व्यवहार और भी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आय की श्रेणी में शामिल नहीं होते, लेकिन कर अपवंचन को रोकने के लिए ऐसे व्यवहारों को आय मानकर कुल आय में शामिल कर लिया जाता है। ऐसी मानी गई आयें कुछ निम्न प्रकार से। नंबर 1, अस्पष्ट नगद लाभ, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। यदि गत वर्ष में करदाता को कुछ आय ऐसी प्राप्त होती है जिनका पुस्तकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है तथा जिसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में करदाता द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है तो करदाता कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो ऐसी जमा राशि करदाता की आय ही मानी जाएगी और इन्हें कुल आय में शामिल किया जाएगा। अस्पष्ट विनियोग, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। यदि गत वर्ष में करदाता ने कोई ऐसे विनियोग किए हैं जिन्हें उसने अपने बही खातों में नहीं दिखाया है तथा जिनकी प्रकृति और स्रोतों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए है तो ऐसे अस्पष्ट विनियोग की राशि आय मानकर कुल करदाता की आय में शामिल किए जाएंगे। अस्पष्ट धन, अनएक्सप्लेन्ड मनी। यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के पास ऐसा धन, आभूषण, सोना चांदी अथवा अन्य कोई मूल्यवान वस्तु पाई गई है जिसे उसने अपने हिसाब किताब में नहीं लिखा है तथा उसके स्रोत एवं प्रकृति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है तो ऐसा अस्पष्ट धन,
आय माना जाएगा और उसे करदाता की आय में ही शामिल कर लिया जाएगा। पूर्ण रूप से नहीं दिखाए गए विनियोग, नॉट फुली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट। यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता ने कोई ऐसे विनियोग किए हैं और जिसकी संपूर्ण राशि बही खाते में नहीं लिखी गई है और शेष राशि आय मानकर कुल आय में शामिल की जाएगी। न स्पष्ट किया गया धन, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा कोई व्यय ऐसा किया गया है जो जिसका स्रोत कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, यानी व्यय के साधन या स्रोत के संबंध में कोई स्पष्टजनक स्पष्टीकरण या प्रमाण नहीं है, तो व्यय की राशि आय मान ली जाएगी और उसे ऐड कर दिया जाएगा। करदाता की आय में उसे पुनः ऐड कर दिया जाएगा। हुंडी पर लिए गए ऋण अथवा उसका भुगतान। यदि हुंडी पर लिया हुआ ऋण और उसका भुगतान चेक के माध्यम से नहीं दिया गया है, तो ऐसी राशि और उसका ऋण ब्याज लेने वाले की आय मान ली जाएगी। ठीक है। इसी संबंध में अब आपको ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप देखें। श्री एवं श्रीमती विकास के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण से सकल कुल आय ज्ञात कीजिए। श्री एवं श्रीमती विकास रेडियो का व्यापार चलाने वाले एक फर्म में साझेदार हैं, जिसमें उनके लाभ का भाग क्रमशः 18,000 और 10,000 है। ठीक है। उनका एक 16 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार एक अन्य फर्म में लाभ के लिए निष्क्रिय साझेदार है, जिसमें इसे वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। श्री विकास के नाम एक मकान था, जिसे पर्याप्त प्रतिफल के बदले 1 दिसंबर 2017 को श्रीमती विकास को हस्तांतरित कर दिया गया। इसे 3,000 रुपया प्रति माह पर किराए पर उठाया हुआ है। ठीक है। श्री विकास एवं श्रीमती विकास के नाम 10,000 तथा 8,000 रुपये के एक कंपनी के 2 वर्ष पूर्व क्रय किए गए ऋण पत्र हैं, जिन पर 8% ब्याज प्राप्त होता है। ऋण पत्र खरीदने हेतु 5,000 रुपया श्रीमती विकास ने श्री विकास को स्वयं की आय में हस्तांतरित किए थे। नेक्स्ट है, श्री विकास ने 2013 वर्ष में 50,000 रुपया श्रीमती विकास को हस्तांतरित किए। श्रीमती विकास ने पिछले वर्षों में इस पर 20,000 रुपये का ब्याज अर्जित किया। गत वर्ष में उन्होंने 10% से 70,000 रुपये पर ब्याज मिला। उन्होंने 50,000 रुपया एक ट्रस्ट को हस्तांतरित किए, जिसके विनियोजन से होने वाली ब्याज की आय 5,000 रुपया है, जो उनके अवयस्क पुत्र को शिक्षा हेतु प्रयोग में दी गई है। देखें तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला डालेंगे
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए इन्होंने एक मकान हस्तांतरण किया है 1 दिसंबर से 3,000 रुपया प्रति माह पर। ठीक है, तो रेंट इसमें 3,008, 3 अट्ठे 24,000 रुपये हो गए, 24,000। इसके बाद इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन एट रेट 30% से इसको कम कर दें 24 या 7,200 रुपये, ये घटा दीजिए, 16,800। सेकंड हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में तो कहीं कोई आए, ये अदर सोर्सेस में देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 का 8%, 5 अट्ठे 40, 400। मिसेज विकास के मिसेज विकास 5,000। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ट्रांसफर्ड अमाउंट ट्रांसफर्ड 5,000 की थे, एग्जेम्प्ट 15 से, 33 से ही हो गए, 5 और 3 8,000, टोटल जोड़ दीजिए इनको तो आ जाएंगे 25,700। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 25,700, ये श्री विकास के नाम शामिल होगी। ठीक है,
ठीक है छात्रों, आगामी कक्षा में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।